हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर एंड टू रिमूव दिस फियर वी नीड टू पुट इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। जितना मेहनत करेंगे उतना ही डर आपसे दूर भागेगा। और दोस्तों, इसी मेहनत की श्रृंखला में हम लोग अभी यूपीएससी के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें इकोनॉमी रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और हमारा आज का टॉपिक है इंडस्ट्री। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका सबसे पहला काम ये बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपका प्रीलिम्स निकलने का रास्ता बहुत ही आसान हो जाए। इतना आसान हो जाए कि आप फिर आसानी से, बिना डरे, आसानी से प्रीलिम्स निकाल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आंसर पहले खुद से गेस कर लेना है, मेरे एक्सप्लेनेशन करने से पहले ही। एनीवेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है कि पीएलआई स्कीम was launched under the आत्मनिर्भर भारत टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, देखिए ये समझ लीजिए, कोविड 19 के बाद ये आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम लाया गया है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लाई गई, जिसमें से कि पीएलआई स्कीम भी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है। टोटल अभी लगभग 14 सेक्टर्स के आसपास 14 सेक्टर्स को पीएलआई दिया जा रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा देखिए, देयर हैज बीन ए कांस्टेंट डिक्लाइन इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर सिंस 2011-12 इन द ग्रॉस वैल्यू एडिशन। देखिए, जब भी ऐसा वर्ड आएगा ना, कांस्टेंट डिक्लाइन या कांस्टेंट इंक्रीज, तो आपको बहुत ज़्यादा आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। कान खड़े होने चाहिए, ठीक है। आप मत खड़े हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि 10 साल तक, 12 साल तक कांस्टेंट डिक्लाइन किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, ये बहुत बड़ी बात है। बट एक बात याद रखिए कि यहाँ पर हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कांस्टेंट डिक्लाइन 2011-12 के तुलना में लगातार हर साल जो है डिक्लाइन हुआ है। उस टाइम आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 32% था, जो घटते 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 लगभग 25% के आसपास हो गया है। अब यहाँ से थोड़ा ये इंक्रीज होना शुरू हुआ है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तो तीसरा देखिए, द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर अराउंड 40% वेटेज इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि सारे जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रीज के सेक्टर हैं, उन सभी का वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इसमें आएगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आएगा। और 8 कोर इंडस्ट्रीज में आपका आ जाएगा रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड, ठीक है, सीमेंट, ये सब आ जाएगा आपका 8 कोर इंडस्ट्रीज में। तो ये बोल रहा है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल, वो सारे इंडस्ट्री का लगभग 40% वेटेज कवर करती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, वो कंप्लीट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40% वेटेज कवर करती हैं। तो 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। ये देख लीजिए, पीएलआई स्कीम किस में दिया गया है। अब तो और भी सेक्टर्स में ओपन कर दिया गया है, जैसे है एडवांस्ड केमिस्ट्री, सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, फिर वाइट गुड्स जैसे एसी एंड एलईडी, स्पेशलिटी स्टील, और भी 3-4 सेक्टर्स के लिए आ गया है दोस्तों। एनीवेज, आज एक क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। कंसीडर द फॉलोइंग रिफॉर्म्स रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है, ठीक है, कि विच ऑफ द एबव आर एन्यूमरेटेड इन द मेक इन इंडिया प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया गया था आपका 2014-15 में, ठीक है। 2014-15 में इसको लाया गया था मेक इन इंडिया, ठीक है। और इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ये पूछ रहा है। तो पहला है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ। यस, ये इसका ऑब्जेक्टिव है मेक इन इंडिया का, कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ हम लोग अचीव कर पाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फिर है इंक्रीज इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी हमारी इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो पाए। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। 100 मिलियन जॉब्स बाई
2025, यानी लगभग 10 करोड़ एडिशनल जॉब्स आने चाहिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बाई 2025। देखिए ये गोल था, पूरा होना ना होना वो अलग बात है, बट येस दिस वॉज ए गोल। फिर देखिए 10% इंक्रीज इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी। देखिए मैन्युफैक्चरिंग का शेयर क्या है अभी जीडीपी में, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, तो वो है टोटल लगभग आपका 25%, जिसको इंडस्ट्री सेक्टर बोलते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर का एक पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर था लगभग आपका 15%। तो ये टारगेट किया गया था कि 15% को बढ़ा करके 25% कर देना है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में वो 25% कर दिया जाए, ये भी इसका एक गोल था। देखिए दोस्तों ये सारा पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, मुश्किल से 0.5% ही इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है, बट येस दिस वाज द गोल कि टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी बाई 10%। तो यस, तो ऑल दीज वेयर गोल्स ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो 2 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 एंड 4। देखिए दोस्तों अभी तक टोटल 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुके हैं, चौथा चल रहा है बेसिकली। तो जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0 में क्या आया था, स्टीम इंजन आया था, ठीक है। स्टीम इंजन के कारण जो है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो रिवॉल्यूशनाइज हुआ था। जैसे जो मशीनों को पहले हाथ से घुमाया जाता था वो सारा कुछ स्टीम इंजन वगैरह से घुमाया जाने लगा। तो ये था आपका पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हाँ तो माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा पॉज लेना पड़ गया था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0 में प्रोडक्शन रिवॉल्यूशनाइज हुआ था ड्यू टू स्टीम इंजन, तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट। दूसरा देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0 में दोस्तों ये स्टीम इंजन की जगह है आपका गैस एंड ऑयल। देखिए गैस एंड ऑयल की ही बात नहीं है, यहाँ पर आपका बहुत सारा रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आया था इसमें पहली बार। फिर ये कार्नोट इंजन जानते होंगे आप, इसको इंटरनल कंबसन इंजन भी कहते हैं। तो इंटरनल कंबसन इंजन इनसे से चलता है, गैस ऑयल पेट्रोल इन सब से चलता है। तो ये सारा चीज़ आता है आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0 में। तो पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0 में कंबसन इंजन नहीं है, कंबसन इंजन 2.0 में ही आ चुका है, ठीक है। 3.0 में आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये जो सोशल मीडिया वगैरह सब आया है ये सब आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0 का पार्ट है। तो तीसरा आपका गलत है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 जो कि अभी चल रहा है ये बिल्कुल ये डेटा ओरिएंटेड है दोस्तों। इसमें बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब इसके ड्राइविंग फोर्स है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के। तो फोर्थ आपका करेक्ट है, 3 गलत है, 1, 2 एंड 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विच ऑफ द सेगमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया गया है। तो दे आर लेस देन अ डिकेड ओल्ड एंटिटी विथ अ टर्नओवर ऑफ लेस देन 100 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो देखिए स्टार्टअप्स का डिफिनेशन दिया गया है DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। तो यस उसका ये डिफिनेशन है कि 10 साल से कम की एंटिटी होनी चाहिए और 100 करोड़ से कम टर्नओवर होना चाहिए किसी भी एक साल में। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए दे आर इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स ऑफ द RBI। तो RBI जो है बैंक्स को मैंडेट करता है कि आप जितना भी लोन डिसबर्स करें, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ आप लोन देते हैं तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है, कई बार किसी बैंक के लिए 40% होता है, किसी के लिए 75% होता है, तो जो भी है तो वो सर्टेन परसेंटेज जो है आपको पर्टिकुलर सेक्टर्स को ही देना होगा, जिसको बोला जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो स्टार्टअप्स भी जो है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं। तो ये सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड देखिए देर एलिजिबल फॉर टैक्स हॉलीडेज फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स बिफोर और आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ देयर इंसेप्शन। देखिए 10 साल अगर हो गए तो 10 साल के बाद वो स्टार्टअप रहेगा ही नहीं, तो 10 साल के बाद ये 3 साल का टैक्स हॉलीडे नहीं मिलेगा, शुरुआत में ही उसको 3 साल का टैक्स हॉलीडे मिलेगा। और जैसे ही वो रजिस्टर हुआ उसके बाद से ये 3 साल काउंट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स नहीं, राइट आफ्टर इंसेप्शन, जैसे ही उसका इंसेप्शन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उस टाइम से उसको टैक्स हॉलीडे मिलेगा 3 साल के लिए टोटल, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका दोस्तों गलत है, ठीक है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इन रिलेशन टू द PLI स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज एन आउटकम एंड ग्रोथ बेस्ड मॉडल टू प्रोवाइड इंसेंटिव बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन। देखिए ये बात सही है कि इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन जरूरी है, बट इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन के बेसिस पर नहीं, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन विथ इंक्रीमेंटल सेल्स। इंक्रीमेंटल सेल्स होना चाहिए कि हर साल, जैसे इस साल आपका 100 रुपये का सेल्स आपने किया है तो अगले साल आपको 120 रुपये का सेल्स करना होगा, ठीक है। और PLI आपको मिलेगा 20 रुपये पर। पहले आपने 100 रुपये का ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, तो अब आपका जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा वो 20 रुपये पर मिलेगा, क्योंकि आप इस साल 20 रुपये का अधिक सेल किए हो, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा सेल किए हो उस पर आपको मिलता है इंसेंटिव, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। सिर्फ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन ही, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन विथ इंक्रीमेंटल सेल्स। फिर देखिए, इट इज अ WTO कंप्लायंट स्कीम एंड इंक्लूड्स इंसेंटिव फॉर द एक्सपोर्ट एंड वैल्यू एडिशन टू द गुड्स। एक बात याद रखिए, अगर इंसेंटिव दिया जा रहा हो एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है, मतलब ऐसा आपको इंसेंटिव दे रहे हैं जिससे कि डायरेक्टली एक्सपोर्ट बूस्ट हो रहा हो, ठीक है, तो फिर वो स्कीम जो है आपका WTO कंप्लायंट नहीं होगी। WTO कंप्लायंट, ये WTO कंप्लायंट स्कीम है। देखिए मेरी बात समझ लीजिए, जो PLI स्कीम है, PLI स्कीम is a WTO compliant scheme, but it is not WTO compliant scheme because आप इंसेंटिव दे रहे हैं हम लोग डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं सेल्स इंक्रीज करने के लिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए, इसमें इसके लिए हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं, ना कि एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये WTO कंप्लायंट है। तो बट दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है दोस्तों, गलत है। इंसेंटिव ये एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, फॉर इंक्रीज्ड सेल्स है, ठीक है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी टू प्लान, प्रमोट एंड डेवलप खादी इंडस्ट्री, खादी विलेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज, ठीक है। तो देखिए ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। सबसे पहली बात, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है, जैसे कि नीति आयोग, एग्जीक्यूटिव ने डायरेक्ट बना दिया बिना किसी लॉ वगैरह के, इसको बनाया गया है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसलिए ये है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। इसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट, KVIC एक्ट 1956 के तहत बनाया गया है। तो दिस इज बेसिकली ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, ना कि एग्जीक्यूटिव बॉडी। पहला गलत है। दूसरा देखेंगे, इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो KVIC जो है दोस्तों काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर, ठीक है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। दूसरा भी गलत है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तीसरा देखेंगे, इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन इम्पार्टिंग इंडस्ट्रियल लेवल स्किल्स टू इंडियन यूथ थ्रू प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों ये जो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है ये उसको इम्प्लीमेंट करती है KVIC ही। देखिए पहला गलत है, दूसरा गलत है। KVIC इम्प्लीमेंट्स प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। बट ये जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, यानी आप जो लोन लेते हैं ना उस लोन पर कुछ सब्सिडी दिया जाएगा आपको ताकि आप स्वरोजगार वगैरह कर सकें, ठीक है। यहाँ स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में देयर इज नो स्किल वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इट इज ए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज, ठीक है। लेकिन ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए सिक्स्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 ओनली, यानी सारे के सारे इनकरेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। Which of the following statements are incorrect regarding micro unit development refinance agency मुद्रा। PM मुद्रा स्कीम आपको पता है, ठीक है। ये छोटे लोन्स दिए जाते हैं उससे रिलेटेड है ये। तो पहले आ जाइए कि इट प्रोवाइड्स लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट्स टू माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड NBFCs फॉर फार्मिंग एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। एक बात याद रखिएगा,
मुद्रा में सीधे कहा गया है कि नॉन कॉरपोरेट सेक्टर को देना है फंडिंग यानी कि लोन, और नॉन फार्म सेक्टर को, नॉन कॉरपोरेट और नॉन फार्म आपका जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज हुए हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को देना है, बट नॉन फार्म स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज यानी कि फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, ये गांव में जो नॉन फार्मिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए लाया गया है। ठीक है, क्योंकि 45% लोग अभी भी खेती पर ही निर्भर हैं, तो पीएम मुद्रा क्या चाहता है कि लोग खेती से हट करके दूसरे सेक्टर्स में भी काम करें। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो इसीलिए ये नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फार्म एसएमई जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उनको लोन देगा कौन? पीएम मुद्रा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, फार्मिंग नहीं और स्मॉल इंडस्ट्रीज हाँ। ठीक है, फिर देखिए इट हैज़ बीन फाउंड एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का नहीं सीडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सीडबी। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ सीडबी। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है। मुद्रा जो है किसके अंदर काम कर रहा है, किसका सब्सिडरी है? सीडबी का सब्सिडरी है। तीसरा देखिए शिशु तरुण एंड किशोर आर द सब कैटेगरीज ऑफ लोन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिमिट फॉर द लोन डिसबर्सल। ठीक है, तो ये सही है आपका। शिशु, किशोर और तरुण, शिशु में आपको मिलते हैं अप टू 50,000 का लोन। ठीक है, किशोर में मिलते हैं 50,000 से 5 लाख का लोन, अप टू 5 लाख, और तरुण में मिलते हैं आपको अप टू 10 लाख का लोन। ठीक है, तो तीसरा आपका सही है। तो इनकरेक्ट इसमें 7 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। डी दिया है लेकिन ये बी हो जाएगा। ठीक है, शिशु, किशोर एंड तरुण इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिमिट फॉर लोन डिसबर्सल। आइए 8 क्वेश्चन देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को समझते हैं हम लोग। तो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, इट इज ए ट्रस्ट सेटअप एज ए नॉन प्रॉफिट बॉडी अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड बाय द माइनिंग वर्क्स। देखिए स्टेटमेंट पूरा सही है, बट ये जो एक्ट का ईयर दिया है ना ये गलत है। पहले माइंस एंड मिनरल्स का जो ये किया जाता था, एक्सप्लोरेशन किया जाता था या एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, तो लोकल एरिया को उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था। इसी के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन लाया गया। ठीक है, बाय एन अमेंडमेंट। ठीक है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो ये वाले एक्ट से, ओरिजिनल एक्ट से ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन नहीं बनता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनता है बाय द अमेंडेड एक्ट। इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका दोस्तों गलत है। ठीक है, 2015 में इस एक्ट को अमेंड किया गया था, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 से ये बनेगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए, इट्स मैनर ऑफ ऑपरेशन कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये सब नहीं, ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन काम करेगा दोस्तों, ये काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जिस जिले में भी आपका माइनिंग से जो जिले प्रभावित रहेंगे वहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है ये बना देगा डीएमएफ। तो ये पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है? गलत है। तीसरा देखिए, द फंड्स जनरेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन आर यूटिलाइज्ड थ्रू प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। ये बिल्कुल सही है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जो फंड्स आएंगे उसका यूटिलाइजेशन होगा थ्रू दिस स्कीम, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट ही सिर्फ यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 देखेंगे दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। देखिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है, मैं सीधी आपको बता देता हूँ। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और स्ट्रेटजिक मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और स्ट्रेटजिक मिनरल्स में जो दबदबा है वो है चाइना का, यानी लगभग मोनोपोली है। 60 to 70% ऑल ओवर वर्ल्ड का जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स और स्ट्रेटजिक मिनरल्स हैं वो चाइना के अंदर में है, चाइना के कंट्रोल में है। या तो चाइना उसकी माइनिंग करती है
और या तो प्रोसेसिंग करती है। तो ये चीज़ है। अब कोविड-19 के बाद चाइना और यूएस में क्या हो गया, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट होने लगा, ठीक है। तो चाइना ने क्या करना शुरू कर दिया कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स धीरे धीरे सप्लाई ही करना बंद कर दिया दोस्तों, ठीक है, मतलब बहुत कम कर दिया। तो इससे क्या हो गया ना, सारे जो कंट्रीज हैं यूरोप और यूएस, इनका जो विश्वास था चाइना के ऊपर से टोटली हट गया। और इसी विश्वास के हटने के कारण यूएस जो है ये पार्टनरशिप लेकर के है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज एन इंडिया लेड पार्टनरशिप, गलत बात है। इट इज ए यूएस लेड पार्टनरशिप, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए, the alliance is seen as primarily focused on evolving an alternative to China, which has created a processing infrastructure in rare earth minerals। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, चाइना का ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने के लिए ही ये अलायंस बनाया गया है। दूसरा बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना है। तो पहला देख लीजिए कि एमएसएमई कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द कंट्री जीडीपी एंड अबाउट 70% ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट्स। तो ये बहुत गलत है और बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नंबर दिया गया है। एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, तो जीडीपी में ये लगभग 30% ही कंट्रीब्यूट करते हैं, 30% कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में, ठीक है। और एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 40%। ये याद रखिएगा, 30% टू द जीडीपी एंड 40% टू द एक्सपोर्ट। ये स्टेटमेंट थोड़ा ओवर स्टेटेड है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा देखिए, द पोर्टल चैंपियंस वाज लॉन्च टू कवर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ई गवर्नेंस इंक्लूडिंग ग्रीवांस रिड्रेसल एंड हैंड होल्डिंग ऑफ एमएसएमईज। तो चैंपियंस पोर्टल एमएसएमईज के सेक्टर में ई गवर्नेंस के लिए ही लाया गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चैंपियंस पोर्टल्स का मतलब क्या है कि जो एमएसएमईज है वो छोटे छोटे हैं, ठीक है, इनको इतना सपोर्ट करो कि ये बहुत बड़े बन जाए, चैंपियन बन जाए, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, wholesale and retail trades are included in the MSMEs and will be eligible for finance under priority sector classified by RBI। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स में आपको लेंडिंग करनी है, जिसमें कि एक स्टार्टअप भी है, ठीक है, ऊपर था, और उसी में एक एमएसएमईज भी है, उसी में एक एमएसएमईज भी है। और अभी हाल फिलहाल जो अमेंडमेंट किया गया है उसके तहत जो होलसेल बिजनेस को और रिटेल बिजनेस को भी एमएसएमईज में काउंट किया जा सकता है, यानी कि वो भी फिर आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यस, थर्ड स्टेटमेंट एक्चुअली आपका करेक्ट है। तो 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। आइए 11th क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैन मेड फाइबर्स इन द वर्ल्ड। देखिए, मैन मेड फाइबर्स यानी आर्टिफिशियल फाइबर्स की बात की जा रही है। अगर नेचुरल फाइबर्स होता तो उसमें इंडिया आपका लार्जेस्ट रहता, नेचुरल फाइबर्स में इंडिया लार्जेस्ट रहता, ठीक है। लेकिन मैन मेड फाइबर्स में इंडिया लार्जेस्ट नहीं है, मैन मेड फाइबर्स में चाइना लार्जेस्ट है, चाइना फर्स्ट है और इंडिया सेकेंड है। ये सारा मैंने आपको बताया था ना कि सारी चीज़ों में इंडिया की रैंकिंग जो है इस टाइप के इंडस्ट्रीज में, ठीक है, या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग और टॉप 3 रैंकिंग, ये सब आपको एकदम एक जगह लिख लेना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज ए कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर दैट एम्प्लॉयज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। पहली बात यह है कि इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, वो लेबर इंटेंसिव है। तो पहले बात तो ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है कि ये हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉय करता है इंडिया में, ऐसा नहीं है। हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉय करता है एग्रीकल्चर, ये सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉय करता है, सेकेंड हाईएस्ट नंबर को कौन एम्प्लॉय करता है, एग्रीकल्चर। सेकेंड हाईएस्ट को कौन एम्प्लॉय करता है, टेक्सटाइल, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका दोस्तों हो गया गलत। तीसरा देखिए, देयर इज 100% एफडीआई इन द टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर इन इंडिया। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि टेक्सटाइल सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्कीम। पीएम मित्रा के बारे में बोला जा रहा है, पीएम मित्रा पार्क। तो ये बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर को इम्पीटस देने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये
स्कीम लाया गया है। इसके तहत टोटल 7 पीएम मित्रा पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कॉम्बिनेशन से। चलिए, तो 10 पीएम मित्रा, 10 नहीं है 7 है, विल बी सेटअप अंडर पीपीपी मोड, ये सही है, पीपीपी मोड सही है, बाई ए स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू बनाया जाएगा, विच विल बी ओन्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ओन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा। जब इसमें सेंटर, स्टेट और प्राइवेट तीनों फंड कर रहा है तो तीनों के द्वारा ज्वाइंट इसको ओन किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, 2-3 गलती है इसमें। दूसरा देखिए, द पार्क्स विल बी सेटअप ओनली एट द ग्रीन फील्ड साइट्स, ऐसा नहीं है, ग्रीन फील्ड साइट्स पर भी इसको सेटअप किया जाएगा और ब्राउन फील्ड साइट्स पर भी इसको सेटअप किया जाएगा, ठीक है। ग्रीन फील्ड साइट्स का मतलब क्या है कि जहां एकदम शुरुआत से पार्क को बनाया जाना। ब्राउन फील्ड सेटअप का मतलब क्या है कि किसी ऐसे लोकेशन पर पार्क को बनाना जहां पर पहले से भी टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है, वहां पर फर्दर डेवलपमेंट करने को कहा जाएगा बीएफ, ब्राउन फील्ड, ठीक है। और एकदम शुरुआत से पूरा डेवलपमेंट करना है तो उसको बोला जाएगा जीएफ, ठीक है। तो ये जीएफ और बीएफ पर आप लोग फोकस करेंगे, ठीक है। मुझे पता है आप लोग ऑलरेडी जीएफ और बीएफ पर फोकस करते ही हैं, ठीक है। तो ये नए टाइप का जीएफ है ग्रीन फील्ड, और ये नए टाइप का बीएफ है आपका ब्राउन फील्ड, इस पर भी आप लोग एक बार फोकस कर लीजिए। तीसरा देखिए, पीएम मित्रा पार्क विल अट्रैक्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड बूस्ट एफडीआई एंड लोकल इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो आपको तो पता ही है कि टेक्सटाइल सेक्टर में 100% एफडीआई तो अलाउड है ही है, ठीक है। तो पीएम मित्रा पार्क स्कीम जो है ये क्या करेगा, एफडीआई को बूस्ट करेगा, उसमें नया नया आपका लोकल इन्वेस्टमेंट लाएगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो ये सब स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर हो गया इसका क्या, 12th का ऑप्शन नंबर बी, 3 ओनली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पीएम ये मिशन पूर्वोदय के बारे में। मिशन पूर्वोदय बहुत ही यूनिक टाइप का मिशन है, आज ही आप इसको याद कर लीजिए। मिशन पूर्वोदय क्या चाहता है कि कोलकाता में एक इंटीग्रेटेड स्टील हब बनाना है, इंटीग्रेटेड स्टील हब बनाना है। स्टील जब बहुत सारा प्रोड्यूस होगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट आएगा, जो आसपास के जो कोल फील्ड्स हैं वहाँ उसको बूस्ट मिलेगा, आयरन ओर्स हैं उसको बूस्ट मिलेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट होगा, स्टील इससे बनेगा तो दूसरे सेक्टर्स भी आएंगे। जैसे स्टील बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए स्टील क्या है, रॉ मटेरियल है, तो वो सारे इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगे, रोड वगैरह डेवलप होगा, तो इस टाइप से आपका क्या होगा, पूरा ईस्टर्न इंडिया का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यही है मिशन पूर्वोदय। तो इट इज एम्ड at the accelerated development of eastern and northeastern India through the establishment of an integrated iron and coal hub, iron and coal hub नहीं, steel hub, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा देखिए, इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल इन पार्टनरशिप विथ गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। देखिए ये इस स्टेटमेंट के हिसाब से इसको बना दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा नहीं लाया गया है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा लाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। और पार्टनरशिप इसका किसके साथ है, जापान के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और जापान मिल करके लाया है मिशन पूर्वोदय, एकदम याद कर लीजिए, मिशन पूर्वोदय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और जापान, मिशन पूर्वोदय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील प्लस जापान, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है दोस्तों। 13th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2। 14th क्वेश्चन देखेंगे, एमएसएमईज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। पहला देखिए, the existing criterion of defining MSMEs is based on the MSME Enterprise Development Act 2006, ठीक है। तो 2006 के तहत इसको नहीं ये किया गया है, ठीक है। इसको हाल फिलहाल 2020 में इसका डिफिनेशन चेंज किया गया दोस्तों। तो जो MSME को डिफाइन किया जाता है कि माइक्रो कौन होगा, स्मॉल कौन होगा और मीडियम कौन होगा, ये डिफिनेशन तय किया गया है, ये आपका 2020 वाले अमेंडमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। दूसरा देखिए, माइक्रो इंटरप्राइज इज एन इंटरप्राइज वेयर एन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। तो इसको यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ, फिर भी आप उसको लिख लीजिएगा, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ठीक है। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट होगा 1 करोड़, टर्नओवर होगा 5 करोड़, स्मॉल में इन्वेस्टमेंट होगा 10 करोड़ और टर्नओवर होगा 50 करोड़, ठीक है। मीडियम में इन्वेस्टमेंट होगा 50 करोड़ और टर्नओवर होगा 250 करोड़, ठीक है।
तो अगर इससे भी ऊपर लिमिट चला गया तो ये एमएसएमई के ऊपर चला गया, अब ये एमएसएमई का बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा। तो यस, माइक्रो का ये क्राइटेरिया सही है कि 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो सकता है इसमें, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 5 करोड़ तक। तो यही है डेफिनेशन माइक्रो एंटरप्राइज की। तीसरा देखिए, द नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग। तो ऐसा नहीं है, जो आपका एमएसएमई एक्ट है, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत ये बनाया गया था आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई, नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत बनाया गया था। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 14th का 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। देखिए यहाँ लिखा हुआ डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, बहुत सारी चीज लिखी गई है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट विल बी एक्सटेंडेड टू डोमेस्टिक कंपनीज, स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज। द इंसेंटिव्स विल बी प्रोवाइडेड अक्रॉस वेरियस स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। यानी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किससे रिलेटेड है, तो यू मस्ट नो कि इट इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर बी, सेमी कंडक्टर चिप्स। सेमी कंडक्टर का डिजाइन करने से और डिस्प्ले जो डिस्प्ले होता है, जो मोबाइल डिस्प्ले, उन सब का डिजाइन करने के लिए ये आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज रिलेटेड टू सेमी कंडक्टर चिप्स एंड डिस्प्ले फैब्स। ये 16th क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसका पार्ट है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो देखिए इट इज ए प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स, ये प्रोडक्शन वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है, ये बात बिल्कुल सही है। दैट मेजर्स द इंडिविजुअल एज वेल एज द कलेक्टिव प्रोडक्शन परफॉर्मेंस ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये 8 कोर इंडस्ट्रीज का एक एक इंडस्ट्री का भी जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करता है और उस पूरे कॉम्बिनेशन का भी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए द 8 कोर इंडस्ट्रीज हैव ए टोटल वेट ऑफ नियरली 50% इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मैंने क्या बोला था, ये 8 कोर इंडस्ट्री इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40% वेट कैरी करती है। ठीक है, एकदम याद रख लीजिए 40%, ना कि 50%, दूसरा गलत है। फिर देखिए द कंपाइलेशन एंड रिलीज ऑफ इंडेक्स आर डन बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर विद द बेस ईयर ऑफ 2011 एंड 12। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तीसरा क्या कहता है कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, अंडर DPIIT, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यही इसको कंपाइल करता है। किसको, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। रिमेंबर इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इज पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड अंडर MoSI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसके बारे में स्टेटमेंट है, इट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज दोस्तों इसी के लिए क्या जाता है कि जितना भी आपका ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि रजिस्टर्ड हो और जिसमें क्या हो 10 लोगों से ज़्यादा 10 से ज़्यादा आदमी क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कनेक्शन लिया हुआ हो, तो यही सब इसका क्राइटेरिया होता है ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड जितना भी इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स है उसको कलेक्ट करने के लिए ही ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज कंडक्ट किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर दूसरा देखें कि द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री इज कंप्यूटेड एंड पब्लिश्ड बाय CSO ऑन ए मंथली बेसिस। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी से ये पूछ लीजिएगा कि तुम्हारा नाम क्या है, पर किसी से ऐसे मत पूछेगा कि आनंद तुम्हारा नाम क्या है। ऐसा अगर आप पूछेंगे तो आपको पागल कहा जाएगा। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री मंथली बेसिस पर नहीं किया जाएगा सर, एनुअल सर्वे एनुअल बेसिस पर किया जाएगा। इसके लिए कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा
कॉमन सेंस होना चाहिए। तो 17th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। आइए 18th क्वेश्चन देख लीजिए। Which of the following statements are correct about PLI scheme for food product processing industries? PLI scheme for फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो मैंने आपको बताया था ना टोटल लगभग 14 सेक्टर के लिए PLI स्कीम लाए गए हैं, तो उसी में से एक ये भी है PLI स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो उसमें पहला स्टेटमेंट देखिए दोस्तों कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कीम इज टू सपोर्ट क्रिएशन ऑफ ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस। तो ये बात बिल्कुल सही है। PLI स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहेगा ही कि ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस क्रिएट करना। ये बिल्कुल सही है। चैंपियंस क्यों? कि जो MSME है उसको बड़ा बनाना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, अपार्ट फ्रॉम इन्वाइटिंग फॉरेन कंपनीज टू सेट शॉप्स इन इंडिया, द स्कीम ऑल्सो एम्स टू इनकरेज लोकल कंपनीज टू सेटअप और एक्सपैंड एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है। तो यस, इसका ये भी गोल है कि कुछ फॉरेन कंपनी जाए और वो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करें और कुछ जो लोकल कंपनीज है उनको भी बड़ा बनाया जाए। तो यस, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो एक मैं आपको अलग से वीडियो कराऊंगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये ध्यान रखिए कि जो PLI स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। 18th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 ओनली। आई क्वेश्चन 19th करेंगे अबाउट एग्री स्टैक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। चलिए देखिए, एग्री स्टैक विल क्रिएट अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स टू प्रोवाइड देम एंड टू एंड सर्विसेज अक्रॉस द एग्रीकल्चर फूड वैल्यू चेन। तो एग्री स्टैक दोस्तों यही है, एग्री स्टैक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर्स, ठीक है। तो ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को, उनको सारा का सारा सर्विसेज देने के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, अंडर द प्रोग्राम ईच फार्मर विल हैव अ यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन। ये डिजिटल आइडेंटिफिकेशन क्रिएट होगा थ्रू आधार कार्ड। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हर फार्मर का एक यूनिक आईडी होगा इसमें, ठीक है। तीसरा देखिए, एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, इंप्रूव्ड क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, अ स्मूथ मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग एंड प्राइस डिस्कवरी आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एग्री स्टैक। मैंने आपको क्या बोला कि जितना भी वैल्यू चेन का सारा चीज इसमें कवर्ड होगा, वैल्यू चेन का सारा चीज इसमें कवर्ड होगा, ठीक है। मैंने सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के, ठीक है, क्रेडिट से लेकर के, मार्केटिंग से लेकर के, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर इट। तो यस, ऑल दीज आर बेनिफिट्स ऑफ एग्री स्टैक। तो 19th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, 19th क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, तो यू शुड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम। तो पहले एक स्कीम था दोस्तों, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है। फिर इस स्कीम से हम लोग जो है रिटायर कर गए क्योंकि ये स्कीम अब WTO कंप्लायंट नहीं रह गया, ठीक है। क्यों कंप्लायंट नहीं रह गया? क्योंकि जब पर पर्सन इनकम जो है $1000 से ऊपर चली जाती है किसी कंट्री की, तो वो जो है एक्सपोर्ट सब्सिडीज देने के लिए, मतलब डायरेक्टली एक्सपोर्ट को प्रभावित करने वाला सब्सिडी आप लोग नहीं दे सकते हैं। तो ये मर्चेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम जो था, इसी टाइप का स्कीम था जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज करता था। तो इस स्कीम से तो हम लोग क्या कर गए, रिटायर कर गए। तो उसी स्कीम के रिप्लेसमेंट के रूप में इसको लाया गया है, रोड टेप स्कीम को। एनीवेज, तो इसको पढ़े, द स्कीम वुड रिफंड एक्सपोर्टर्स सेंट्रल एंड स्टेट ड्यूटीज बट नॉट द लोकल टैक्सेस। तो आपको बताना ये सही है या गलत है। दूसरा देखिए, इट इज ए रिप्लेसमेंट फॉर MEIS। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, बट फिर भी बताइए इट इज राइट और रॉन्ग। तीसरा देखिए, फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर्स द रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेवाइज एंड टैक्सेस ROSCTL स्कीम हैज बीन नोटिफाइड सेपरेटली। तो ये बोल रहा है कि रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेवाइज एंड टैक्सेस स्कीम, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए है। आप देख लीजिएगा और बताइएगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली यू विल मार्क द राइट आंसर। ट्राई टू गिव डिटेल्ड एंड रीजनेबल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड योर आंसर।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।